गुड इवनिंग एवरीबडी। सो वी आर डूइंग लाइव डेली आंसर राइटिंग सेशंस। सो हमें पॉलिटी और गवर्नेंस में हमारा आज लास्ट लेक्चर है, तो वी विल बी डन विद गवर्नेंस पार्ट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्टिंग विद द आईआर सेक्शन। फिर आपका जीएस 2 का मेंस का जो भी कंपोनेंट्स हैं सारे, उसकी थीम्स और सब थीम्स भी कवर हो जाएंगी और हमारे जो आंसर राइटिंग सेशंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो आज की थीम है, दैट इज अ थीम बेस्ड ऑन जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में आते हैं, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो सारी चीजें आज हम करेंगे कवर थीम्स में और आंसर राइटिंग करेंगे। एंड आई होप अब आपको पॉलिटी और गवर्नेंस में जो मेन एस्पेक्ट्स हैं आंसर राइटिंग के, हम आईआर में डिस्कस करेंगे। आईआर की आंसर राइटिंग थोड़ी सी अलग है इन द सेंस दैट आईआर में क्वेश्चंस बड़े एनालिटिकल आते हैं। आईआर में प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े वेग होते हैं और उनको तुम्हें स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा आंसर जब लिखोगे। ऐसा नहीं है आपने भी आंसर वेग ही लिख दिया। तो आईआर में हम करेंगे कैसे आंसर्स को तोड़ के हमें स्ट्रक्चर बनानी है आंसर की। तो पॉलिटिक गवर्नेंस में चीज क्वेश्चंस बहुत सारे डायरेक्ट भी होते थे, हमने उसको एनालाइज भी किया है, पर आईआर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका एनालिसिस वाला एस्पेक्ट है, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन वाला एस्पेक्ट मिसिंग है, तो वी विल बी कवरिंग इन आईआर सेक्शन। पर अब हम करते हैं जो हमारी लास्ट थीम है डे 13 की फॉर गवर्नेंस। लेट्स स्टार्ट विद दैट गवर्नेंस थीम। अब इसका जो पहला है टॉपिक वो हम करते हैं सिटीजन चार्टर पे। यू हैव 11 मिनट्स टू राइट दिस क्वेश्चन। हम पहला सिटीजन चार्टर करेंगे, दूसरा सोशल ऑडिट, फिर तीसरा देखते हैं। पर सिटीजन चार्टर और सोशल ऑडिट की थीम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन लिख लें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिटीजन चार्टर। क्योंकि सिटीजन चार्टर में नाम क्या है, सिटीजन, तो रोल ऑफ सिटीजन चार्टर इन प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इन प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। क्या रोल है इसका ये? तो जिसने सिटीजन चार्टर थीम पढ़ी होगी उसने उसके पॉजिटिव्स भी देखे होंगे कि कैसे ये सिटीजन को इन्वॉल्व करता है, कैसे ये सब कुछ करता है। सारे फीचर्स ही हैं जिसको हमने इस फॉर्म में लिखने हैं। और आप में ये भी लिख सकते हैं, assess the challenges also, assess the challenges। सिटीजन चार्टर के जो चैलेंजेस है ना, सेकंड ईआरसी ने बोला है रिफॉर्म्स, चैलेंजेस हिंडरिंग देयर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। इसे करें। यू हैव 11 मिनट्स। अब आज ना हम फ्लो चार्ट करेंगे, कैसे यू हैव टू ऐड फ्लो चार्ट इन आंसर्स, क्योंकि हमारा एक एस्पेक्ट रह गया था आंसर राइटिंग में कि फ्लो चार्ट्स कैसे ऐड करने हैं। वी विल डू दैट। अभी इस क्वेश्चन में करेंगे कैसे फ्लो चार्ट्स ऐड करने हैं।
8 minutes 30 seconds. करें लास्ट के 4 मिनट.
Last 2 minutes. Last 1 minute. टाइम ओवर। अब देखें इसको कैसे करना है। अब ना जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पहले एक चीज, एक एस्पेक्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिटीजन चार्टर इन प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अब ना इसका जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो पार्ट होगा, ट्राई टू राइट व्हाट इज सिटीजन चार्टर इन ब्रॉड। उसके कंपोनेंट्स में लिखने हैं। जैसे सिटीजन चार्टर का मेन आइडिया क्या है, सिटीजन चार्टर का मेन आइडिया है, इट इज बेसिकली अ टॉक्स अबाउट द मिशन, services and operations of a organization. It outlines the standards of service delivery, quality, ये सब कुछ मेंशन करता है। मतलब आपने ब्रॉड में बताना है कि द सिटीजन चार्टर टॉक्स अबाउट द, सिटीजन चार्टर टॉक्स अबाउट द जो विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, मिशन है जो, और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी है, उसको बताता है। और यहाँ इट कम एक्सप्लेन करके फ्लो चार्ट बना सकते हो, दैट इज मोर इफेक्टिव। जो डिमांड कोर नहीं है, दैट नोन कोर डिमांड ऑफ द आंसर, क्योंकि ये पूछा नहीं है क्या है सिटीजन चार्टर, इट इज अ नॉन कोर डिमांड। और ये नॉन कोर डिमांड है, दैट नॉन कोर डिमांड शुड बी एड्रेस्ड इन अ मैनर कि आपके वर्ड्स बच जाएं पर आप उसको अपना ज्ञान भी बता पाओ। तो सिटीजन चार्टर को अगर आपको बताना है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स है सिटीजन चार्टर के। तो ऐसे बना दें बॉक्सेस। 3 कौन कौन से हैं? एक होता है सिटीजन चार्टर में बताना, फोकस होता है उस पर क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पे, कि उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। आप पासपोर्ट लेने जा रहे हैं तो आपको टाइम पे मिलना चाहिए और कम पैसों में मिलना चाहिए। मतलब क्वालिटी अच्छी होगी तो एफिशिएंसी भी आएगी। इट मीन्स वैल्यू फॉर टैक्स पेयर मनी, क्योंकि लोगों का पैसा है तो उसको लिए क्वालिटी मिलनी चाहिए। वैल्यू ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, ये पहला है। दूसरा है चॉइस वेर एवर पॉसिबल, तो गिव सिटीजन्स द चॉइस, विदाउट चॉइस काम नहीं हो पाता है। और इससे बनी रहती है अकाउंटेबिलिटी, चॉइस वेर एवर पॉसिबल, अकाउंटेबिलिटी। स्टैंडर्ड्स की भाई आपको सर्विस कौन देगा, कितने टाइम में देगा, ये सारे होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। ये 3 कंपोनेंट होते हैं, क्वालिटी, चॉइस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, ताकि पता हो। इससे क्या बढ़ती है? ट्रांसपेरेंसी, कि भाई पासपोर्ट मिलेगा 10 दिन में मिलेगा, कौन देगा, नहीं मिलेगा तो क्या करना है। दैट एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। तो आपने फ्लो चार्ट बना के बता दिया, क्वालिटी, चॉइस एंड स्टैंडर्ड्स, और साथ लिख दिया इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जब चॉइस होती है तो मतलब जब सिटीजन के पास चॉइस भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस एक ही है, तो फिर तो सिटीजन की क्या होती है, वर्थ खत्म हो जाती है। उसे पता है कि यही बंदे से काम होगा,
अगर इसी बंदे से काम होगा तो फिर बंदा उसी पे डिपेंड रह जाता है। चॉइस होगी तो हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ द पर्सन हैज अनदर ऑप्शन ऑल्सो। ये है सारा काम क्वालिटी, चॉइस और स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी का। ये आप स्टार्टिंग में बना देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, और ये ब्लॉक डायग्राम बना देते हो, इसको आप इसमें बंद कर देते हैं। तो ये फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में डाल सकते हो। कल को मान लो क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन लॉ पे, तो पहले एंटी डिफेक्शन लॉ पे पूछा है तो उसके जो फीचर्स बताने आप बॉक्स की फॉर्म में बता दोगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दीज आर द फीचर्स, 5 फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये ब्लॉक डायग्राम्स अलग अलग फॉर्म में बनते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया, ऐसे बॉक्स की फॉर्म में भी बना सकते हो जो अभी बनाया, जैसे मर्जी जो आपको चला, सर्कल की फॉर्म में बना सकते हो कि आपने ऐसे हब एंड स्पोक, जो भी है आपको अपनी इनोवेशन के बेसिस पे इसको बना सकते हो ताकि आपके वर्ड्स कम यूज हो और कंटेंट भी ऐड हो जाए। बाकी इसके बाद आपको लिखना था कि भाई सिटीजन चार्टर, 2 हेडिंग बननी थी, सिटीजन चार्टर कैसे प्रमोट कर रहा है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, फिर बननी थी इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और लास्ट में जाते जाते, बिकॉज वे फॉरवर्ड इसका पार्ट नहीं है, तो आप वे फॉरवर्ड ऐसे करके भी एड्रेस कर सकते थे कि लो भाई वे फॉरवर्ड, ये 6 रिफॉर्म्स की बात है। अब मुझे बताएं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या करते हैं सिटीजन चार्टर्स, ऐसे कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस प्रमोट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, इसमें आप एग्जाम्पल बता सकते हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना, उसने अपने पैसेंजर के लिए कमिटमेंट्स बनाई हुई हैं कि भाई पंक्चुअलिटी, क्लीननेस, पैसेंजर सेफ्टी को लेके, तो इससे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। सिटीजन सेंट्रिक का मतलब होता है नाउ हु आर सुप्रीम सिटीजन्स, तो मतलब क्या होगा, उनका यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर या सिटीजन एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वहाँ लिखा होता है ना कि रेलवेज आपकी सेफ्टी के लिए क्या है, क्या सर्विसेज मिलेंगे आपको, यहाँ कॉल करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो एग्जाम्पल डाल दिया आपने। और जब आपका सिटीजन चार्टर आता है तो आपको हमने अभी बताया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका जो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट है, अब जब तुम चॉइस और कंपटीशन ऐड कर देते हो, चॉइस एंड कंपटीशन, दिस चॉइस एंड कंपटीशन व्हेन यू ऐड, तो अपने आप क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो फोकस सिटीजन पे हो जाता है। वही पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो ये आइडिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, इफ यू सी देयर दे ट्राई टू ऐड कंपटीशन एंड चॉइस टू गेट पासपोर्ट्स। तो उससे क्या होता है, ऐसे नहीं कि कोई और प्राइवेट बंदा आपको पासपोर्ट दे रहा है, पर वहां पे ऑफिस में चॉइसेस हैं। अब चॉइसेस है, जिस बंदे ने काम ही नहीं करना है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है कि भाई तुम्हारी तो क्या आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो उस सेंस में कंपटीशन इज अ गुड थिंग फॉर अ गुड सर्विस डिलीवरी। सेम ये है, और सिटीजन को पता होता है कि भाई क्या क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज मेरे को मिलेंगी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। जब आप सिटीजन चार्टर लेके आते हैं तो पता होता है यूजर्स को कि क्या क्या सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो सिटीजन चार्टर में लिखा होता है कि ये बंदा ये करता है, ये बंदा ये करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जो म्यूनिसिपल पार्क्स हैं, वहां पे लिखा होता है कि दिस पार्क इज अंडर दिस ऑफिसर, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दिस पर्सन इज अकाउंटेबल, तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो गवर्नमेंट के फेवर में थी वो सिटीजन के फेवर में हो जाती है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद वही हमको बताया, ट्रांसपेरेंसी के बाद ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म भी है। दिस ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज तभी सिटीजन क्या होंगे, उनकी जो टैक्स पेयर की मनी आपको बताई थी उसका अच्छे से यूज हो पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था, सर्विस मिली ना मिली आप कहीं नहीं जा पाएंगे। सोशल ये सिटीजन चार्टर में ग्रीवांस रिडर्सल का मैकेनिज्म होता है। चैलेंजेस इसमें आप 5, अब आपको ना स्मार्टली करना था, मान लो ये 15 नंबर का है, 6 पॉइंट इसमें लिखे, 6 इसमें, 12, 4 इसमें लिखे, 16, काम खत्म। तो चैलेंजेस में क्या क्या आएगा, सबसे बड़ा है कि सारे सिटीजन चार्टर सेम ही भाषा में लिखे, भाषा मतलब सेम फॉर्मेट में लिखे हैं, जबकि सर्विसेज अलग अलग डिपार्टमेंट दे रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, सिटीजन चार्टर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, सेकंड ARC, या ये सिटीजन चार्टर का सेम फॉर्मेट है जबकि होना नहीं चाहिए, ये है। और सिटीजन चार्टर अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे बने हुए तब से बने हुए हैं, अपडेट नहीं हुए हैं। और सिटीजन चार्टर कहते हैं जनरली देखा है ऑफिस में बहुत ऐसी जगह पे लगे होते हैं जो सिटीजन्स को एक्सेसिबल नहीं होती हैं, तो आपने बस क्या कर दी, लीगल उसको प्रूव कर दिया कि हमने सिटीजन चार्टर लगाए हुए हैं, पर वो दिखते नहीं हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं तो बहुत दूर लगा रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, और कोई उसका इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। भाई आप हर डिपार्टमेंट में सिटीजन चार्टर है, ये तो बताएं कि सिटीजन चार्टर आने से उस डिपार्टमेंट ने कैसे सिटीजन चार्टर के अंदर काम किया, ताकि कंपटीशन इन्वॉल्व हो डिपार्टमेंट्स में कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट सिटीजन चार्टर के बेसिस पे काम कर रहा है। लिखने से क्या होता है,
सिटीजन चार्टर है तो उसका वैल्यूएशन ऑडिट भी तो होना चाहिए, वो ऑडिट मैकेनिज्म इंडिया में भी लैकिंग है। और कई बार तो इतनी ज़्यादा आइडियलिस्ट हैं सिटीजन चार्टर कि देयर आर वेरी वेरी अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है किसी स्टाफ की जिसको पता हो कि हमें सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करवाने हैं, लिखने से भी कुछ नहीं होता है। दीज आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। रिफॉर्म्स क्या करने हैं, सेकंड ईयर से जो कहानी बोली है कि पहले सिटीजन चार्टर लेके आते हुए भी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होना चाहिए। मतलब सिटीजन चार्टर लेके आना है तो वो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होना चाहिए, मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन से मिलना चाहिए, बनना चाहिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आप ही डिसाइड कर रहे हो पासपोर्ट कब देना है, लोगों से भी तो पूछो। दैट शुड बी अ कंसल्टेटिव प्रोसेस और try to update citizen charters as per the needs of the society and always have a very specific department, specific citizen charters। और रिडर्सल मैकेनिज्म के बिना कोई फायदा नहीं है। सिटीजन चार्टर में लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, अगर आप ये नहीं बताते कि ऐसा ना हुआ तो कहां जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रिडर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये रिडर्सल मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। आया समझ में? तो ये लिखना था, और तो क्या ही करना है इसमें। ठीक है, बस मैंने हमको ये बताना था कि यदि इंडिया को विकसित भारत बनना है तो वो तभी हो पाएगा जब सिटीजन पे फोकस होगा। और सिटीजन चार्टर इज द मैकेनिज्म टू अचीव दैट गोल, दैट इज अ डायनामिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047। और ये मैंने आपको बताया, ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आपको अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करनी ही करनी है। ठीक है, नाउ राइट अ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सोशल ऑडिट, क्योंकि सोशल ऑडिट पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को करें सोशल ऑडिट वाले क्वेश्चन को। तो इसको लिख लें, डिस्पाइट सर्टेन बेनिफिट्स सोशल ऑडिट मैकेनिज्म्स हैव लार्जली फेल्ड। यहां से लिख लें, डिस्पाइट सर्टेन बेनिफिट्स सोशल audits, despite certain benefits social audits have largely failed, have largely failed, failed in the sense to produce significance, to produce significant results, to produce significant results, have largely failed to produce significant results due to the presence of, ये इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है आस्पेक्ट इस क्वेश्चन का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन से मैकेनिज्म्स ऑफ अपर्चर इन लीगल प्रोविजंस। ये वर्ड है अंग्रेजी का। अब कई बार ऐसे आ जाते हैं वर्ड कि क्या कहना चाह रहा है, तो अपने आप देखें क्या कहना चाह रहे हैं। इस पे क्या करें, कमेंट करें, मतलब टिप्पणी करें कि आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट के बारे में, क्या ये सही है कि नहीं है। कमेंट करें इस पे। यू हैव 11 मिनट्स। फिर करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाले पे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाला जो क्वेश्चन है उस पर करेंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऑडिट, सिटीजन चार्टर एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।
क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि लीगल प्रोविजंस में क्या इश्यूज हैं, क्या होल्स हैं, अपर्चर्स होल्स इन लीगल प्रोविजंस। इन जनरल नहीं कहा है उन्होंने कि सोशल ऑडिट फेल हुआ है बहुत सारे रीजन के कारण, नहीं, लीगल रीजन के कारण कैसे फेल हुआ है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है ये। अगर आप इन जनरल लिख देंगे इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू सोशल ऑडिट, तो वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, डिमांड है लीगल प्रोविजंस के कारण सोशल ऑडिट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया है। लास्ट 2 मिनट्स। हो गया ये। तो लीगल प्रोविजंस में क्या लूप होल्स हैं, बस वही जो लूप होल पढ़ते होते हैं ना, थोड़ा सा मोल्ड करना है उसको। अब भाई लेट्स सपोज बताता हूँ, चलो मैं आपको, करो पहले इसको। वो कह रहे हैं लीगल अपर्चर्स में तो आज हमें पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा स्मार्टली एड्रेस करना ना इसको, इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। अब देखें इसको, कह रहे हैं डिस्पाइट
डिस्पाइट certain benefits, social audits have largely failed to produce significant results. मतलब पहले बताओगे क्या हैं social audits, फिर बताओगे social audits की डेफिनेशन के बाद उसके पॉजिटिव्स, चाहे वो फ्लो चार्ट में बना दो क्योंकि वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, या ये डायरेक्ट डिमांड अगर आपने फोकस करना है इस पे ज़्यादा तो इसको फ्लो चार्ट में बना दो, अदरवाइज ये भी डिमांड तो है ही। सबसे कोर फोकस किस पे होना चाहिए इस पे, ये भी बताने हैं। या तो फ्लो चार्ट में बना दो, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो वैसे पॉइंट लिख के भी 5-6 पॉइंट लिख सकते हो, ये भी डिमांड ही है, ये भी डायरेक्ट डिमांड ही है, ऐसे नहीं इनडायरेक्ट डिमांड है, नॉन कोर डिमांड है, ये भी डिमांड ही है। और फिर लिखोगे चैलेंजेस लीगल में, और फिर लिखोगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो अगर इसमें आप नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, क्योंकि ये डायरेक्ट डिमांड है। दूसरा, ये डायरेक्ट डिमांड तो है, पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस इस पे होना चाहिए। तो अगर आप पे ये पॉइंट्स ज्यादा हैं तो इसको आप फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो, आपकी ऊपर है। तभी हर टॉपर का आंसर यूनिक होता है, कुछ एस्पेक्ट पे फोकस होता है और कुछ पे कम होता है, वो आपको देखना है कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। जैसे सोशल ऑडिट की इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, कंपेयर करके, कंपैरेटिव इंट्रोडक्शंस आर गुड। जब आप कंपेयर करते हो, दिस कंपैरिजन इज गुड टू मेक थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सोशल ऑडिट क्या है। सोशल ऑडिट्स आर डन बाय द पीपल हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम। तो जो बेनिफिशियरीज हैं वो बेनिफिशियरीज ही क्या हैं, ऑडिट करती हैं कि वेदर द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली स्पेंट ऑन ग्राउंड और नॉट। अब जो सोशल ऑडिट है ये कैग से ऑपोजिट है। कैग में एक्सटर्नल प्लेयर ऑडिट करता है, तो कैग तो ना बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट स्कीम्स का, लोग हैं। तो मनरेगा के अंदर, जहां अब स्कीम का नाम चेंज हो गया है, अब मनरेगा के अंदर जो बेनिफिशियरीज थे वो ऑडिट करते थे कि मनरेगा में जो पैसा खर्च किया गया है क्या वो ग्राउंड पे खर्च हुआ है या नहीं, या उसमें लीकेजेस हैं या नहीं, करप्शन है या नहीं। ये आइडिया था सोशल ऑडिट का। ये आप स्टार्टिंग में लिखते, फिर लिखते क्या बेनिफिट्स हैं सोशल ऑडिट के। भाई सोशल ऑडिट का अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, लेट सपोज मेरे को फ्लो चार्ट में बनाना है बेनिफिट्स, तो मैं बेनिफिट्स कैसे लिखूंगा। पहले क्या होता है सोशल ऑडिट से, जब सोशल ऑडिट होता है पहले तो लोग इन्वॉल्व करोगे आप इसमें, तो लोगों के पास क्या आएगी, इन्फॉर्मेशन, तो क्या बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी। तो सोशल ऑडिट का एक कंपोनेंट क्या है, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन टू पीपल, दैट मींस इट इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी। ये है एस्पेक्ट पहला। तो आप फ्लो चार्ट में ऐसे बना सकते हो सर्कल में कि सोशल ऑडिट, इंफॉर्मेशन टू ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, इससे क्या बन जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी अलग चीज है, नाउ अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब नाउ गवर्नमेंट हैव टू गिव आंसर्स बिकॉज नाउ पीपल देमसेल्फ विल आस्क आंसर्स। और जब लोग एम्पावर हो जाएंगे बिकॉज नाउ दे आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, तो ये इस तरह फायदा करती है। नाउ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, तो वो एम्पावर्ड हो जाएंगे। अब डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव हो जाएगी, बिकॉज इससे क्या हो जाती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। अदरवाइज वो कम्युनिटी क्या थी, पैसिव बेनिफिशियरी से अब क्या है वो एक्टिव बेनिफिशियरीज। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है बिकॉज नाउ सिटीजंस आर मोर एक्टिव रेदर देन पैसिव बेनिफिशियरीज। इट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी, गुड फॉर गवर्नेंस ऑल्सो। और जैसे झारखंड ने रिवील किया कि जो मनरेगा के अंदर फेक जॉब कार्ड इशू किए गए, यू कैन मेंशन दैट एग्जांपल और केस स्टडी टू शो दैट इससे क्या पकड़ी जाती है, करप्शन और माल प्रैक्टिस पकड़ना इजी है, बिकॉज नाउ पीपल आर इन्वॉल्व। मेंशन द एग्जांपल ऑफ झारखंड में फेक मनरेगा जॉब कार्ड्स, तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आप जैसे मनरेगा का आपको पता है सोशल ऑडिट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आप वैसे कोई और एग्जांपल लिख सकते हैं। मतलब एग्जांपल से चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। और तीसरा, अगर ये सब कुछ भी हो जाएगा, एटलीस्ट सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो जाती है। नाउ सिविल सर्वेंट को पता है कि मुझे अब जवाब देना पड़ेगा लोगों को जो बेनिफिशियरी हैं, तो ट्राई करते हैं कि जो हम पहले काम कर रहे हैं वो अच्छा हो, इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, बिकॉज नाउ दे विल बी क्वेश्चन्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का। उसके बाद आता है क्या है लीगल प्रोविजंस। अब भाई लीगल प्रोविजन में आप मुझे बताएं, सबसे पहला क्या है, आपने ऑडिट कर लिया, क्या ऑडिट करने के बाद ये मैंडेटरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने ऑडिट किया, क्या उसके बाद ये मैंडेटरी है कि यू विल बी पर्सन विल बी गिवन पनिशमेंट अगर कोई गलत काम करता है। ऑडिट मैंडेटरी है पर पनिशमेंट मैंडेटरी है नहीं। तो ऑडिट तो कर दिया,
ऑडिट के बाद आगे क्या करना है, फॉलो अप क्या करना है, वो नहीं पता है। तो देयर इज नो लीगल प्रोविजंस फॉर अ फॉलो अप। सोशल ऑडिट तो ठीक है, उसके आगे क्या होगा सोशल ऑडिट में, जो भी हमें निकलेगा मिलके। और दूसरा ये क्योंकि लोकल लेवल पे होता है तो वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, और ऐसे देख लें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बोल दें या कास्ट इंटरफेरेंस होता है, बिकॉज सोशल ऑडिट में क्या होता है, लोअर कास्ट को से नहीं होता है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो सोशल ऑडिट क्या होता है, करप्ट हो जाता है। सोशल ऑडिट होना चाहिए पर वो करप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, भाई दूसरा सोशल ऑडिट करने के लिए आपको आना पड़ेगा ना, और आपके पास क्या, आप डेली वेज वर्कर हैं। डेली वेज वर्कर की क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि नाउ वर्कर्स हैव टू लीव देयर जॉब्स फॉर अ डे टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा, लोगों के पास कौन सा इतनी ट्रेनिंग है और कैपेसिटी है कि वो जो रिपोर्ट्स हैं उसको पढ़ पाएं। आपने, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दे दी कि हमने मनरेगा में ये किया है, उसे पढ़ के समझ के देखें तो बड़ा मुश्किल काम है ना। लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, उनके पास ट्रेनिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरा, कोई भी ग्रीवांस और रिवर्सल मैकेनिज्म नहीं है लीगल। बस सोशल ऑडिट हो गया, बस लोगों को पता लग जाता है गलत हुआ है, उसको भी पता लग जाता है कि मैंने गलत किया है, पर उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, लोगों के पास कहाँ जाके वो ऐसी सुनवाई करवाएंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और सोशल ऑडिट्स का कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, दे आर ओनली, एक तो हो ना कि लीगल बैकिंग हो इसमें, एक तो हो कि इसमें लीगल बैकिंग हो कि भाई ये करवाना ही करवाना है, ये तो एडवाइजरी होता है बस कि आपने करवा लिया, उसने बता दिया, तो ऐसा कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है। तो सोशल ऑडिट को हमें और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रोसेस और उसके बाद फॉलो अप एंड अदर एस्पेक्ट्स। काम खत्म, उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख दें कि भाई क्या क्या वे फॉरवर्ड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड क्या है कि आपको एक तो लीगल मैंडेट ऐड करें, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस, ये लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए, क्लियर लीगल फ्रेमवर्क होने चाहिए, ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। ऐसा नहीं ऑडिट किया बस वहीं पे रह गया, पब्लिश करें, उसका ग्रीवांस करें, उसका लीगल मैंडेट करें, उसको ऐसे एडवाइजरी ना छोड़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नाउ यूज द डिजिटल टूल सो दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस विदाउट लिविंग देयर जॉब्स। इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट यूनिट्स बनाएं ताकि वो सोशल ऑडिट इंडिपेंडेंटली कर पाएं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेनिंग करें, सब कुछ करना पड़ेगा। टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ताकि लोग उसको समझें और आके ऑडिट में पार्टिसिपेट करें। आपने सुबह ही उनको पर्चा दिया, उसको पढ़ेंगे और क्या ही पढ़ के क्या ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो टाइमली डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है और सोशल ऑडिट साथ में चलने चाहिए, दैट इज अ वे फॉरवर्ड। अब आता है नेक्स्ट जो थीम है बनती है इसके हिसाब से, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये थर्ड है नाउ, राइट द थर्ड क्वेश्चन, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन था, राइट द थर्ड क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इस पे आता होता है कि तीन थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज बीन इफेक्टिव, हैज बीन इफेक्टिव। has been effective in enhancing transparency and accountability. Right to Information Act has been effective in enhancing transparency and accountability while there are notable challenges. कमेंट करें इसको आराम से 11 मिनट में। ये तीनों थीम्स आपकी क्लियर होनी चाहिए।
Last 2 minutes 25 seconds. Last 20 seconds. अब देखें क्वेश्चन क्या है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज़ बीन इफेक्टिव इन प्रमोटिंग या इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. मतलब ये कह रहे हैं कि इसके पॉजिटिव भी हैं बट कुछ चैलेंजेस भी हैं. अब मुझे ये बताओ, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव तो लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम किस कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसका अगर हमें इंट्रोडक्शन लिखना हो तो किस कंटेक्स्ट में लिखेंगे. कंटेक्स्ट इन द सेंस कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम क्यों लेके आए थे. ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के तो लेके आए, वो तो पूछा ही है उन्होंने, उसने बढ़ा भी दी है, पर एक ब्रॉड एस्पेक्ट क्या था. आप ये बता सकते हो कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड एक्सप्रेशन. तभी तो क्या होगी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो पाएगी. मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट derives its power from Article 19 of the Constitution, Article 19 Clause 1 Sub Clause A to ensure this. और वो हमारा गोल था. तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए जेनरिक, जेनरिक टू स्पेसिफिक जाएं. तो मतलब कि जो हमारा गोल था राइट टू हैव इन्फॉर्म्ड डिसीजन या इन्फॉर्म्ड स्टेप हम करें, पार्टिसिपेट करें, वो आता है आर्टिकल 19 से. और इट इज बेसिकली अ to implement that right we enacted a right to information act. And Supreme Court remark है कि the RTA Act is fast becoming a dead letter because of the limitations associated with right to information act. तो आपने बताया कि हम लेके इसलिए आए थे, इस आर्टिकल से आए, ये बहुत जरूरी आर्टिकल है, पॉलिटिकल राइट देता है, बट ये अभी डेड लेटर बनता जा रहा है. क्यों, वो देखेंगे. पर पहले है इसका क्या क्या रोल है इनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे इसमें कि जो हमारा आरटीआई था हमने दिल्ली मेट्रो केस में फाइल किया था, वहां दिल्ली मेट्रो केस में हम पता लगा कि जो ये प्रोजेक्ट था इसमें कितने ज़्यादा क्या है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं. इट रिवील्ड द डिटेल्ड कॉस्ट, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई कितना पैसा खर्च हो रहा है इस प्रोजेक्ट में. एंड पीपल वर बेसिकली नोइंग कि दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा. उस एस्पेक्ट में आरटीआई ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी.
एक आपको पता है कि आदर्श हाउसिंग स्कैम था इन बम्बई, तो आरटीआई का यूज़ किया तो पता लगा कि कैसे वहाँ पे स्कैम हो रहा है बॉम्बे में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में, बिकॉज़ पीपल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सेम आता है आइडिया कि इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ी, इससे जुडिशियल इन्फोर्समेंट बढ़ी। मतलब जब आरटीआई एक्ट आया तो जुडिशरी ने भी ऐसे इंटरप्रिटेशन स्टार्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इज आल्सो प्रमोटिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऐसी हो गई हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गई है, और क्या हो रहा है, लोग अवेयर हो गए हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, स्कैम्स बाहर आए हैं, ये सब कुछ है ना। तो आपने एग्जाम्पल दे दिया है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो का हो, चाहे वो रश हाउसिंग स्कैम हो, या आपको पता हो कि लोगों ने ऐसे इसका यूज़ करके कितने लोग अवेयर हुए हैं और कितनी गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी से। जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, सर्विस डिलीवरी बढ़ जाती है। तो आपने बताया, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज वेरी इफेक्टिव इन एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन दिस वे। अब पर इसमें चैलेंजेस भी बहुत टाइप के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली 13% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 33% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज अवेयर ऑफ आरटीआई एक्ट। अवेयरनेस नहीं है, 13% रूरल को पता है और 33% अर्बन को पता है किसके बारे में, आरटीआई एक्ट के बारे में। तो इन दैट सेंस आरटीआई एक्ट क्या है, इतना सही नहीं है, बिकॉज आरटीआई एक्ट अवेयरनेस है ही नहीं लोगों को। और दूसरा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोड दी जाती है कि लोगों को पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करें। और इन सम केसेस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं की जाती। आरटीआई एक्ट में इतनी एग्जेम्पशंस हैं। आरटीआई एक्ट को सिविल सोसाइटी यूज़ करती है और सिविल सोसाइटी को क्या करे, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। बजट कंस्ट्रेंट है, बिकॉज आरटीआई इन्फॉर्मेशन को इतना स्ट्रक्चर रखा जाता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन के बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट इनएडिक्वेट है, तो क्या ही इन्फॉर्मेशन मांगे। तो एक तो पहला है, सेकंड ईयर ने बोला था इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करके रखें, वही लोगों को दें, इन्फॉर्मेशन पे ही पैसा स्पेंड करें। मतलब आरटीआई में बजट बढ़ाएं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के तरीके रखें। आरटीआई जितना ई आरटीआई फाइलों उतना अच्छा है, फिजिकल आरटीआई में टाइम लगता है और उसमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं पाता है। और जो नॉन डिस्क्लोजर करते हैं, जो एग्जाम्पशंस रखी हैं, चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, चाहे वो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हो, उसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में इन्फॉर्मेशन ना रिलीज करें, गलत बात है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अवेयरनेस नहीं है, सिविल सोसाइटीज वीक हो रही हैं। द डेथ ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट, भाई आरटीआई फाइल करोगे तो आरटीआई एक्टिविस्ट फाइल करेंगे ना आरटीआई। अब आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई फाइल करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है आरटीआई वालों की डेथ हो रही है एक्टिविस्ट की, तो भाई लोगों में खौफ है ना, तभी तो आता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज वही आरटीआई का यूज कर रही है। अगर उसको वीक कर रहे हो तो फिर आरटीआई भी वीक होता रहेगा। कैसे प्रमोट करें कि एक तो ई फाइलिंग प्रमोट करें, अवेयरनेस फैलाएं, कंप्लायंस इंश्योर करें, जो फाइन्स लगते हैं आरटीआई फाइल करने के बाद इंफॉर्मेशन ना रिलीज करने पे वो करें, पीरियोडिक रिव्यू करें और अमेंडमेंट्स करें कि भाई क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, ताकि आरटीआई अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लेके आए। ये सारा किसका पार्ट है, आरटीआई का पार्ट है। तो आपने इसको विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन से एक्ट से भी लिंक करना है, इसको आपको सिविल सोसाइटी से भी लिंक करना है, इसको आपको द सेफ्टी ऑफ आरटीआई एक्टिविटी से भी रिलीज करना है, पब्लिक अवेयरनेस से भी लिंक करना है, ई गवर्नेंस से भी लिंक करना है, ताकि सब कुछ हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से भी लिंक करना है। आया समझ में? तो ये आपका मल्टी डिमेंशनल आंसर बन जाएगा। नाउ वी आर डन विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस थीम्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशंस थीम्स। 4 दिन में वो खत्म हो जाएंगी। पहले हम पढ़ेंगे इंडिया नेबरहुड, फिर इंडिया एंड मेजर पावर्स, फिर इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ करेंगे। 4 थीम्स हैं, आपको कल मिल जाएंगे सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे, जो डे 14 की थीम है, वो विल कवर दैट। फिर हमारा GS2 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।